हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, एसएसटी के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? बताइए, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, या ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना? बताएंगे सब लोग। चलिए, आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? घास वाले मैदान बनना। ठीक है ना? ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ये सारे के सारे आपके रियल क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, आखेटक संग्रहों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन कर रहे हैं तो वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, या स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, या भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, या समूह के मुखिया का निर्णय? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की जो है उपलब्धता। ठीक है ना? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के परिणाम मिले हैं? धरणीकोटा, पुहार, मदुरै, या कोकई? बताइए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं, वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो है आपका पुहार। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे यहाँ पे नगर दुर्ग है, अग्निकुंड है, भंडार गृह है, एक तरफ बंदरगाह है, तो यहाँ पे बताना है आपको। इधर स्थल एक तरफ दिया गया है। बताइए, मिलान करिए सभी लोग। तो यहाँ पे नगर दुर्ग का जो हो जाएगा आपका, कहां पे चला जाएगा? बताइए सब लोग। अग्निकुंड का, भंडार गृह का, बंदरगाह का? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे बंदरगाह का जो चला जाएगा ये आपका चला जाएगा लोथल, यानी कि बंदरगाह एक आपका क्या है? लोथल है। लोथल एक क्या है? आपका बंदरगाह है। ठीक है ना? और यहाँ पे आपका हड़प्पा, हड़प्पा जो आपका है ये आपका भंडार गृह है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका ये चला जाएगा। उसके बाद जैसे आपका कालीबंगा, कालीबंगा का अग्निवेदी में चला जाएगा। ठीक है ना? अग्निवेदी में, यानी कि अग्निकुंड भी बोलते हैं इसे। बाकी एक बचा नगर दुर्ग, ये आपका मोहनजोदड़ो में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला वाला। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। अभिकथन ए है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है घरों के त्याग पर बल दिया। कारण आर है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन ए है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। बिल्कुल सही बात है। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक से क्वेश्चन है, हालांकि ये सीटेट में नहीं पूछा जाता है बट पता होना चाहिए, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे होंगे। गौतम बुद्ध जी को जो है कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप लोग बताना, और कहां हुई थी ये भी आप लोग बताना। ठीक है ना? तो कभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तब तक इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कथक के संबंध में आपको बताना है कौन कौन सा सही है। जैसे पहला कथन है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो बताइए कथक के संबंध में कौन कौन सा इसमें आपका जो कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे भाई। तो इसमें देखिए आपका जो कथन सही है, ये वाला सही है और ये वाला, पहला और तीसरा, ठीक है ना। बट यहां पे तीन में से आपको सबसे बेस्ट आपको बताना है, तो यहां पे सबसे बेस्ट आपका पहला दूसरा होगा, ठीक है ना। तो पहला दूसरा आपका केवल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कथन ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। आप लोग पढ़िए, फटाफट जवाब दीजिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य दोनों एक ही हैं। आर क्या कह रहा है, शंकर ने हमारे चारों ओर से के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें भी आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। जत्था, खालसा, चौथ या राखी। और वीडियो को लाइक कर दो, सब लोग शेयर कर दो ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास प्रीवियस की जो बुक है वो नहीं होती है। तो आप लोग सिर्फ इस टाइम प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो बेस है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस दबा के करो आप लोग इस टाइम। एक भी क्लास मेरी नहीं छूटनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मैं रियल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रियल प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ जो रिपीट होते रहते हैं हर वर्ष। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा राखी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। बताइए वो कौन से समाज सुधारक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, वीरेशलिंगम पंतुलु या ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्राचीन ग्रंथों का उपयोग कर या सुझाव देने के लिए जो है किए थे कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, या क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, या यह महसूस किया था कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। बताइए सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान से पढ़ना है। इसका उचित उत्तर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग। 1820 के बाद वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के जो है कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। इसलिए दिया गया था ये अनुमति, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो केवल यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ओके चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, या पर्दा प्रथा का उन्मूलन, या बाल विवाह का उन्मूलन। बताइए बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का उन्मूलन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का जो है चुनाव करना है आपको। बताइए सब लोग। एक तरफ राष्ट्रवाद है, एक तरफ कला है, इसको मिलान करना है आपको।
जैसे ये वाले जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं, इसमें जैसे 4 है तो एक तो आपको पता ही रहेगा ना, तो एक का मिलान कर लो, बाकी आप मिलान करते चले जाओ। जैसे यहाँ पे कृष्ण संधान, तो कृष्ण संधान का यहाँ पे राजा रवि वर्मा में चला जाएगा, ठीक है ना। ए का 4 देखिए किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो पहला वाला और चौथा वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जातुग्रह दाह है, ठीक है ना, तो जातुग्रह दाह का नंदलाल बोस में चला जाएगा, ओके, पहला में चला जाएगा, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मेरी माँ का अवनींद्र टैगोर हो जाएगा, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। और पूर्व के आदर्श आपका चला जाएगा किसमें, ये आपका चला जाएगा ओकाकुरा काकुजी में, ठीक है ना, ये तीसरा वाले में, ओके। तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां पे बताइए सब लोग, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सतारा का 1848 में हो जाएगा, ठीक है ना, संबलपुर का 1850 हो जाएगा, नागपुर का 1853 हो जाएगा, उदयपुर का आपका हो जाएगा 1852। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जैसे पहला कथन है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। दूसरा कथन है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। तीसरा कथन है, 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो इसमें बताइए कौन कौन सा सही है। बहुत अच्छे भाई, तो इसमें केवल ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसमें पहला और दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चलिए इसका जवाब दीजिए सब लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, सभी लोग गूगल करो अगर नहीं पता है तो। 1952 यहां पे दिया गया है, 1953 में किया गया था, ठीक है ना, 1953 नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, बताइए। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, बृहस्पति शनि तथा यूरेनस, शनि यूरेनस तथा नेपच्यून, मंगल बृहस्पति तथा नेपच्यून, या मंगल बृहस्पति तथा शनि, बताइए हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। तो वो ग्रह आपके हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, सभी लोग इसका जवाब देंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, या 0 डिग्री देशांतर के साथ, या 0 डिग्री अक्षांश के साथ, बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है किसके साथ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ, ठीक है ना, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है चयन करना है। जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर के बारे में आपको बताना है। पहला क्या है कि कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती हैं, दूसरा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और चौथा है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो बताइए कौन कौन सा सही है 22 दिसंबर से संबंधित कथन। बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सीटेट एग्जाम की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो केवल इसमें आपका जो है 22 दिसंबर से संबंधित जो कथन है आपके, ये वाला सही है, ये वाला, ठीक है ना, तो सी डी केवल सही है, तो ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र, बताइए बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं।
गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, परितंत्र की रचना क्या करता है, बताइए। परितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, या जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, या प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। परितंत्र की रचना क्या करता है? तो परितंत्र की रचना क्या करता है भाई? जीवधारियों के बीच परस्पर संबंध करता है और जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध करता है। तो ए बी आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, सभी लोग इसका जवाब देंगे। एक तरफ नदी है, एक तरफ महाद्वीप है, मिलान करिए सब लोग। कितने सही हैं? उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, यहां पे आपको बताना है। कौन सी नदी जो है कहां बहती है, आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। तो यहां पे देखना, जैसे यहां पे मिसिसिपी नदी है, ये जो नदी है ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, अमेजन दक्षिण अमेरिका में बहती है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑरेंज यहाँ पे एशिया है, तो ये एशिया में नहीं बहती है, ठीक है ना। तो केवल इसमें तीन आपके जो है युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ऑरेंज नदी है ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ठीक है ना, वहीं पे है, ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण अफ्रीका की। तो ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं कहां पर? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, या महाद्वीपों के जो है पूर्वी किनारों पर, या महाद्वीपों के मध्य में, या महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। आप लोग बताइए। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। बताइए, समताप मंडल के बारे में बताइए, कौन कौन सा कथन सही है समताप मंडल के बारे में? बताएंगे सब लोग। तो समताप मंडल के बारे में पहला कथन क्या कह रहा है कि यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बिल्कुल सही बात है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, बिल्कुल सही बात है। ये वायुयान के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इसमें सभी आपके जो कथन है सही है समताप मंडल के बारे में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये ओजोन गैस वाला बहुत पूछता है। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। जैसे यहाँ पे उच्च ज्वार के बारे में पहला कथन है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, दूसरा कथन है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है। तो बताइए उच्च ज्वार के बारे में कौन कौन सा दोनों में से सही है? बहुत अच्छे भाई। तो दोनों सही है, ये जो है दोनों उच्च ज्वार के बारे में सही है। तो ए व बी दोनों सही हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, नदी का मुहाना क्या होता है? बताइए, नदी का मुहाना वह स्थान जहां से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहां एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, या वह स्थान जहां नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो नदी का मुहाना क्या होता है बताइए। तो नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, यही होता है नदी का मुहाना। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर, सभी लोग इसका जवाब देंगे। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी देश है? बताइए, कोयले का अग्रणी देश कौन सा है? बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सब लोग। तो इसमें आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना, चीन। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए ये प्रश्न आ गया है, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित
में वर्गीकृत किया जा सकता है? वास्तविक संसाधन या संभावित संसाधन या स्थानीय संसाधन या अजैविक संसाधन? बताइए सब लोग। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वास्तविक संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है और संभावित संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ए व बी आपका केवल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरी कृषि या चलवासी पशुचारण या मिश्रित कृषि? बताइए सब लोग। वो चलवासी पशुचारण कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? किसको भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? बताइए सब लोग। लोगों की विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। बताइए भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है किसे? आप सभी को बताएं, भारत जो है विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश, ठीक है ना। चारों कथन आपके सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों के को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध क्या पैदा कर सकते हैं? सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना या उपहास? बताएंगे सब लोग। तो विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध जो है पक्षपाती राय बनाना पैदा कर सकते हैं, भेदभाव करना पैदा कर सकते हैं और उपहास पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, क्या दर्शाता है? प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर जो है अंकुश रखता है, या तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं, यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है, यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है? बताइए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें केवल ए वाला आपका सही हो जाएगा और बी वाला सही हो जाएगा, बस, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का या सरकार का या संसद का या संघीय मंत्रिमंडल का? बताइए। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका? सरकार का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? बताइए सब लोग। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, या जंगल से लकड़ियां चुनने में? निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? ये वाले में, कपड़ा फैक्ट्री में, सुपरवाइजर ग्रुप में, ठीक है ना। तो केवल तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प आपको चुनना है। पहला कथन है, 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। दूसरा कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है।
बताइए कौन कौन सा सही है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। यहां पे क्या कह रहा है कि 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। कानून थे बट कम थे कानून, ठीक है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्य स्थल पर लैंगिक समानता को जो है बोध करवाने में सहायक होगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा। शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। तो यहाँ पे शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना और यहाँ पे समान वेतन, तो ए व बी दोनों आपके सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों को पढ़ना है फिर आपको बताना है कौन सा उचित विकल्प होगा। बहुत से कार्य स्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। आर क्या कह रहा है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से जो है ज्यादा तगड़े होते हैं। बताइए। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा या राज्य संघ। बताइए क्या कहलाता है ये। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह जो है शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना था। बताइए। बताइए सब लोग। तो दूसरा जो विकल्प है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। बताइए किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, या जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देशित देता है, या जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता, या जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला कि जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, समाज में कुछ समूहों का हस्तांतरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं, या मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, या अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। समाज में कुछ समूहों का हस्तांतरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं और मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार्य समूह समाज जो है सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से आते हैं। ए बी सी डी सब कथन आपके सही हो जाएंगे। आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें आप लोग। बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है।
आदिवासियों और विकास के संबंध में। ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये आपका कथन सही है कि आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। ठीक है ना, ये आदिवासियों और विकास के संबंध में कथन गलत है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, या अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था, या अतीत प्रकृति में स्थिर था, या अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ही टॉपिक है ये हिस्ट्री का। तो हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, ये संकेत करता है इस ओर। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। पहला है, प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। दूसरा है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण जो है करना चाहते हैं। बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें ए सही है, बी गलत है। ठीक है ना, चलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, या शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986? तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक क्रमादेशित अनुभव प्रदान करते हैं, या बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं, या सहयोगी या कार्यात्मक? बताइए कौन सा अनुभव प्रदान करते हैं ऑडियो विजुअल एड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक? बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका से अपेक्षित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका से अपेक्षित है? कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय ले, कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी अपेक्षा करें, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना। ये वाला तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1919 में यहाँ पे लॉयरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा यानी कि रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। यहाँ पे प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे किसके उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है? जन साधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, या घरेलू हिंसा की प्रकृति, या किसी विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका और क्षमता, या कानून बनाने में संगठनों के राजनीतिक प्रभाव? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन साधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना।
बताएंगे सब लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न ये है कि सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो क्या लाते हैं, बताइए। सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो जो है एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर जो है बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, और कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पहुंचने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, और यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करिए आप लोग, सभी लोग फटाफट मिलान करिए आप लोग। बहुत अच्छे भाई। नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के दो समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान कीजिए आप लोग। विषम कौन सा है इसमें, बताइए। विषम कौन सा है, विषम ये वाला है और ये वाला, ठीक है ना। चलिए, एक मील बराबर कितना होता है, 8 फलांग। एक फलांग बराबर 220 गज होता है। एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट। एक फुट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है किसके कौशल के साथ। तो ये याद रखने के कौशल के साथ जुड़ा है, और जो है बोध समझने के कौशल के साथ जुड़ा है, और जो है अनुप्रयोग के कौशल के साथ जुड़ा है। एबीसी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान के जो है संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चुनना है आपको। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय आधारित है। कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। इसमें भी आपका ए और आर दोनों सही है, ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ चर्चा में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। भारत में सामाजिक विज्ञान के जो है शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। है तो ये गलत हो जाएगा, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। सिक्के, मुद्रा नोट्स, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, किनको लाया जा सकता है बताइए प्रयोग में। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले की क्लास में करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, सिक्कों और करेंसी नोटों को हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो ए व बी दोनों आपके सही हो जाएंगे ये वाले, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है चर्चा विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए या रचनावादी उपागम के लिए। ये परियोजना विधि के लिए जो है सबसे उपयुक्त है करके सीखना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना किसका भाग होगा। रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या अधिगम आकलन का भाग होगा, बताइए किसका भाग होगा ये।
ये जो है रचनात्मक आकलन का भाग होगा, और जो है यहाँ पे नैदानिक आकलन का भाग होगा। तो ए और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा बनती है किसका? बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी। तो इसमें आपके जो हैं ये वाले सही हो जाएंगे, ये वाले सही हो जाएंगे, और ये वाले ए बी डी, ठीक है ना। चलिए, ये सब भाग बनती हैं हिस्सा। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? योगात्मक, नैदानिक, या प्लेसमेंट, या शैक्षिक? नैदानिक आकलन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? कौन से प्रश्न है वो? तो ये वाला हो जाएगा, और ये वाला, ये जो प्रश्न है आपके, ये जो है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।